नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव में राजनीतिक साजिशें होती रहती हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी साजिश की परतें खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सचमुच में हैरान हो जाएंगे। हो सकता है ऐसी साजिश आपने पहले कभी नहीं सुनी हो, और अगर सच कहूं तो ये मोदी सरकार और ईडी, जी हां, मोदी सरकार और ईडी का एक ऐसा खेल है जिसने 9.5 साल, मोदी सरकार के 9.5 साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी एक ऐसा खेल था, या यूं कहें एक ऐसा ईडी का ऑपरेशन था, जहां वोटिंग से 4 दिन पहले एक बड़े मजबूत मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा था। और ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों में खुद एक बड़ा मुद्दा बना दिया। और इत्तेफाक देखिए, या नियति का खेल देखिए, ऊपर वाले का खेल देखिए कि आज इसी ऑपरेशन, ईडी के इसी ऑपरेशन का पर्दाफाश हो गया, या यूं कहें धज्जियां उड़ गई हैं। अब दोस्तों, ये जो ईडी का जो ऑपरेशन था, इसकी इंतहा देखिए, इसकी सीमा देखिए कि 7 नवंबर को, जी हां, इसी 7 नवंबर को वोटिंग होने जा रही हो, और उससे 4 दिन पहले यानी 3 नवंबर को ईडी सरकार के इशारे पर एक आदमी को गिरफ्तार करती है रायपुर में। और वो आदमी कहता है, या उससे कहलवाया जाता है कि वो दुबई गया था, दुबई से डील करके लौटा है, और 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़, इतनी बड़ी रकम ये चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी जानी थी। ये पैसा बंटता, ये वो बताए। और उसके बाद मोदी जी की खास मंत्री स्मृति ईरानी इस पूरी डील को समझाएं कि पैसा कहां से आया, कैसे दिया जा रहा था, कैसे खर्च किया जा रहा था, और राजनीति किस तरह से भ्रष्ट हो गई है। और स्मृति ईरानी के बाद फिर प्रधानमंत्री की बारी आती, और वो घूम घूम कर हर चुनावी रैली में कहें कि मुख्यमंत्री सट्टा खेलवा रहा था, सट्टे का खेल चल रहा था। आप सोचिए, वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री का क्या हाल होगा, उस पार्टी का क्या हाल होगा, उम्मीदवारों का क्या हाल होगा, कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा। महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। अब दोस्तों, कहा गया है ना कि ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं है, और शायद इसीलिए जिस मामले को प्रधानमंत्री ने खुद एक चुनावी मुद्दा बना दिया, जिस मामले को स्मृति ईरानी ने चुनावी मुद्दा बना दिया, उसी मामले की अब कलई खुल गई है, सारी परतें खुल गई हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा, ये बात वो आदमी कह रहा है जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया था, यानी जिस आदमी पे सारा केस खड़ा किया गया, वही कह रहा है कि मैं ना बघेल को जानता हूं, मैंने ना पैसे छुए, मैंने ना पैसे दिए, मुझसे जबरदस्ती साइन कराया गया, मुझे धमकाया गया है, मुझे ट्रैप किया गया है, मुझे ईडी ने फंसा दिया है। अब दोस्तों, जिस आदमी की गिरफ्तारी के आधार पर प्रधानमंत्री ने एक राज्य सरकार पर, एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री पर, या यूं कहें कांग्रेस पर अरबों रुपए के सट्टे के आरोप लगा दिए हो, स्मृति ईरानी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो, गोदी मीडिया ने दिन रात खबर चलाई हो वोटिंग से पहले कि यहां करोड़ों रुपए का सट्टा खिलवाया जा रहा था, और इसके पीछे महादेव ऐप था, और इसके पीछे ये आदमी था जो पकड़ा गया रात। ये जो आदमी है, इसका नाम है असीम दास, और इस असीम दास ने अब 10 पेज की चिट्ठी लिखी है ईडी के डायरेक्टर को, और इसने कहा है कि आपके ईडी अधिकारियों ने मुझे ट्रैप किया। महादेव ऐप की जो कंपनी है, उसका जो मैनेजर है शुभम सोनी, ये और ईडी के लोग मिल गए। ईडी का एक बड़ा अधिकारी, ये उसका खेल था, पूरी साजिश थी। और मैं तो बघेल को जानता नहीं, मैं बघेल से कभी मिला नहीं, मैंने कभी भी किसी भी कांग्रेसियर नेता को पैसा नहीं दिया, मैं कोरियर नहीं हूं, मैं तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने जा रहा था, मुझे ट्रैप किया गया है।
चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी 10 पेज की चिट्ठी लिखी। और वो ये आदमी चाहता है, ये जो असीम दास हैं चाहते हैं कि भाई इसकी दोबारा जांच हो, और जिस होटल में कैश की बात हो रही है, जिस होटल में ईडी ने छापा मारा रायपुर में, उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए और वहां पर देखा जाए कि कौन आदमी कब आया, किसने पैसे दिए। ये चाहता है, ये शख्स चाहता है कि इस पूरे मामले की तह तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे एक बड़े ऑपरेशन में फंसाया गया है। अब दोस्तों, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, काला धन पकड़ने को लेकर, सफ़ेद पोस्ट, जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, जो उनको पकड़ती हो और जिसका डंका बोलता हो पूरी दुनिया में, ईडी का 2014 से पहले, क्या वो ईडी अब आज इस स्तर पर आ गई है कि किसी असीम दास को पकड़कर एक मुख्यमंत्री को फंसा सकती है कि तुम बघेल का नाम बोलो, और वो शख्स बघेल को जानता नहीं, वो चिट्ठी लिख रहा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ साजिश हुई, मैं तो कंस्ट्रक्शन का काम के लिए मैंने पैसे मंगवाए थे, और शुभम सोनी मेरा दोस्त था जिसने मेरे साथ धोखा किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ईडी का बड़ा अधिकारी और महादेव ऐप, इनकी साठगांठ है। इस तरह के आरोप हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इसकी जांच करेंगे? चुनाव खत्म होने के बाद ये जांच जाएगी तो जरूर चंद्रचूड़ के पास, और ये जांच गई और ये 10 पेज की चिट्ठी गई, तो एक चीज़ तो तय है कि ये चिट्ठी गुजरात लॉबी को हिला सकती है। अब दोस्तों, ये जो लड़का है असीम दास, ये जो एक कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता था, एक स्टार्टअप करना चाहता, बड़ी इसकी आकांक्षाएं थीं, हसरतें थीं, ये किस तरह इस गहरी साजिश में, जिसके केंद्र में एक मुख्यमंत्री था और जिसका लाभ एक प्रधानमंत्री ले रहा था चुनाव में, और वोटिंग के 4 दिन पहले ये लड़का इतनी गहरी साजिश में कैसे फंस गया, और इसको किसने पैसे दिए, किसने इसका होटल का कमरा बुक कराया, किसने इसको इनोवा कार दी, वो इनोवा कार किस नेता की थी, और वो नेता किस पार्टी का था, और उसके क्या लिंक थे ईडी से। और ये सारा डिटेल अचानक कुछ ही घंटों में स्मृति ईरानी के पास कैसे पहुंच गए, जो कि चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उनके पास कैसे पहुंचे, और उसके बाद ये जो पूरा केस है, ऑपरेशन है, ये मोदी जी के भाषण की तहरीर कैसे बन गई, स्क्रिप्ट में कैसे आ गया ये सब कुछ। मुझे लगता है चुनाव में अभी तक हमने इस तरह का मंजर नहीं देखा, एक ऐसी साजिश नहीं देखी, क्योंकि ये लड़का कह रहा है, 10 पेज की चिट्ठी लिख रहा है, कह रहा है कि दोबारा जांच हो, अदालत जांच करे, ईडी के डायरेक्टर जांच करें, सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाए, गवाहों से बातचीत हो, उनके बयान दर्ज किए जाए, गाड़ी किसकी थी इसका पता लगाया जाए, शुभम सोनी और उसके साथ जो बातचीत हुई है, किसने उसको आईफोन दिया, ये सारे डिटेल देखे जाएं, जांच हो इसमें। ये लड़का ऐसा क्यों कह रहा है? क्या इसकी चिट्ठी पर हमें यकीन करना चाहिए? ये चिट्ठी क्यों लिख रहा है? ये क्यों कह रहा है कि इसने बघेल को देखा नहीं, कभी मिला नहीं? देखा तो टीवी पर देखा, कभी मुलाकात नहीं, किसी कांग्रेसी से मुलाकात नहीं, पैसा देना तो छोड़ दीजिए, वो भी 508 करोड़ रुपए, सवाल ही नहीं उठता। ये जो सवाल हो रहे हैं, क्या चुनाव आज के दौर में इसी तरह लड़े जा रहे हैं कि ऐसी ही साजिशें हो रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं एजेंसी शामिल है? और मैं तो चाहूँगा कि ईडी भी इसमें आए, दूध का दूध पानी का पानी करे। वो कौन ईडी के ऑफिसर्स थे जिसने सबसे पहले असीम दास की गर्दन पकड़ ली, किसने पैसे दिए? मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और हम बात करेंगे अशोक वानखेड़े टाइगर से, जो इस पूरे मामले की तह तक जा चुके हैं, A to Z। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास, एक गहरी साजिश की परतें खोलते हैं। टाइगर, पहला सवाल ये है कि क्या ये जो असीम दास ने ये जो खुलासा किया है, आपको लगता है कि ईडी की साख पर इससे बड़ा बट्टा कभी तक नहीं लगा? देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है उसके लिए ये कहा जा रहा है, मैं सबूत के साथ, कि साहब ये केसेस फ्रेम करती है, झूठे केसेस में फंसाती है, रुपया जो है किसी और का होता है, रिकवरी किसी की होती है, फिर स्टेटमेंट पे कहा जाता है साइन करो नहीं तो जेल भेज देंगे। ईडी पर ब्लैकमेल के आरोप लगे हैं, ईडी पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगे हैं, ईडी को एकदम लोकल पुलिस बना दिया है।
जो चौकी की पुलिस होती है, पैसा लेके जो मुकदमे दर्ज करती है, चौकी की पुलिस बना दी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को। दीपक भाई, आपने बहुत सभ्यता से शब्द उपयोग में लाया कि पुलिस बना दिया। पुलिस की फिर भी थोड़ी बहुत है। ये अंडरवर्ल्ड के ऑपरेटिव जैसा काम किया है ईडी ने, यदि असीम दास की बात को हम सच माने। सवाल है, ईडी की क्रेडिबिलिटी को तो 2014 के बाद तो वैसे ही ग्रहण लग गया है और लगभग अब समाप्ति की ओर है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक इन्वेस्टिगेटिव विंग बन गया है। इन्हें अब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से ऑपरेट करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि चुनाव के समय यह पहली बार हुआ कि आपने किसी का पैसा सीज किया और प्रेस रिलीज देकर कहा कि उसने क्या कहा। जी, ये बहुत ही घिनौना काम है। नहीं टाइगर, जो मैं कंफ्यूज, टाइगर मैं जो कंफ्यूज हो गया टाइगर, मैं कंफ्यूज क्योंकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं। आपको तो क्लैरिटी है। जो असीम दास हैं, असीम दास का ये कहना है कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसको मोबाइल से शुभम सोनी ने कहा कि भाई आप होटल पहुंचिए, ट्राइडेंट होटल पहुंचिए, इस होटल में आपका रूम बुक है और वहां गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। तो वो अपने कमरे में चले गए, इनोवा गाड़ी थी। तब तक फिर उनको फोन आया कि साहब जाइए, नीचे जाइए, होटल के बाहर जाइए और वहां पर मोटरसाइकिल से एक लड़का आएगा जो पैसा डिलीवर करेगा। और वो जैसे ही उसने मोटरसाइकिल से, वो लड़का आया, उसने बैग रखा, उसके बाद उसने लड़के ने कहा कि गाड़ी खड़ी कर दीजिए। उसके बाद ईडी आती है और असीम दास कहता है कि साहब ये पैसा ना वो दुबई से लेके आया था, ये पैसा तो उसको रायपुर में दिया गया। जिस लड़के ने पैसा दिया उसको वो जानता तक नहीं था। और बाद में एक ऐसी स्थिति हो गई कि साहब कहा कि नहीं, अगर आप स्टेटमेंट पे साइन नहीं करोगे, इस पैसे को स्वीकार नहीं करोगे कि तुम्हारा पैसा है, तो तुम जेल जाओगे। उसने साइन कर दिया। उसका यह कहना है कि साहब मैं तो ना बघेल को जानता हूं, ना बघेल चीफ मिनिस्टर के किसी आदमी को जानता हूं, मैं तो साहब कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए मेरी बात हुई थी शुभम सोनी से। ये जो वो बातें कह रहा है उसमें एक बहुत बड़ी बात है टाइगर, और वो बड़ी बात यह है कि असीम दास कहता है कि जो लड़का मोटरसाइकिल से पैसा देने आया, जिसको उसने पहली बार देखा, उसने कहा ट्राइडेंट के होटल में कैमरे लगे हुए थे, कैमरा जो है सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज निकाले ईडी, और ईडी कहे कि साहब ये आदमी कौन था, उसकी पहचान की जाए। यानी ईडी के जो गवाह है उसी की उसने ऐसी तैसी कर दी। और असीम दास कह रहा है कि ईडी के डायरेक्टर को इस केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और वो कह रहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आप ये जो फोन नंबर है इसकी जांच करिए, आप ये जो ईमेल है इसकी जांच करिए। मुल्जिम बता रहा है ईडी को। दीपक भाई, जब आपको फैब्रिकेट ही करना है तो इसमें आश्चर्य लगना नहीं चाहिए आपको। आपको क्यों आश्चर्य लग रहा है? मुजरिम बता रहा है, जो मुजरिम है नहीं उसको मुजरिम बनाओगे तो अपनी बचाव के लिए तो बताएगा कि हुआ क्या है। हुआ ये था कि ये जो असीम दास है, ये बंटी का मतलब सोनी का पुराना दोस्त है बचपन का। अब बंटी तो करोड़ों में खेल रहे, अब्जों में खेल रहे। शुभम सोनी, तो ये भी उसको, हाँ शुभम सोनी, जब बात होती थी तो शुभम सोनी को बंटी कहता था। तो उसने एक दो बार उसको दुबई भी बुला लिया तो अरे यार मेरे को भी कुछ करवा दे। तो उसने कहा कि मैं कुछ ठेके दिलवाऊंगा तुझे, मेरी अच्छी पहचान है स्टेट गवर्नमेंट में। फिर दुबई बुला लिया तो फिर बोला अच्छा तू एक काम कर, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर। बोला हाँ ठीक है। वहां एक पैच हुआ, वहां एक खेल, पहला खेल का पहला इशू वहां हुआ। उसका फोन रख लिया गया, उसको नया एप्पल का फोन दिया गया और ये बोला गया कि ये फोन तुम्हारे बिजनेस के लिए है। तो उस फोन को लेके वो इंडिया आया। आते से ही उसका ट्राइडेंट में रूम बुक हो गया। अभी बड़ा बिजनेसमैन होने जा रहा था। ट्राइडेंट में जब आता है तो उसको बोला जाता है कि नीचे एक इनोवा खड़ी है, उसकी चाबी है, तुम एक काम करो, कोई आएगा लेके रख दो। तो उसको लगा इसके लिए पैसे से ले आया हूं। मैं आपको कड़ी जोड़ रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट नहीं किया जी। ये सारी मामला हो गया। उसने पैसा रखवा लिया, ईडी आती है, ईडी पैसा जब्त करती है, ईडी उसको मुजरिम बनाती है, उसके मुंह से उससे एक स्टेटमेंट लिखवाती है, स्टेटमेंट प्रेस रिलीज करके रिलीज करती है कि वो बघेल को 508 करोड़ रुपए दे चुका है। मामला ये मामला फ्रेम हुआ। लेकिन उस पत्र में वो ये भी कहता है, एक मिश्रा नाम का ईडी का ऑफिसर मिश्रा उनके साथ मिला हुआ। हाँ,
तो ये हुआ होगा, मैं अभी इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं इस केस ये को। मिश्रा जी कौन है भाई टाइगर? ये मिश्रा ये जी भाई- कौन है? ईडी में तो एक ही मिश्रा मशहूर थे। हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंसी दे रहे हो, क्योंकि ऐप भी बहुत बड़ा है। महादेव ऐप चलिए खैर, हम छोटा लोगों खेल को नहीं है, अब जो का है। हम लोगों को साक्ष्य तो नहीं पता है, लेकिन जो भी मिश्रा मामला लेकिन मिश्रा बड़ा नाम, मिश्रा है। बहुत ही अजीबोगरीब अब नाम है ये तो। उसमें ये हुआ होगा कि महादेव ऐप वालों को बोल दिया होगा। देखिए, महादेव ऐप का एक प्रेस रिलीज मेरे पास भी पड़ा है। उनका कहना है कि हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय कानून के अनुसार महादेव ऐप ऑपरेट कर रहा है। बाकी सारे जितने केसेस हम पे लगा रहे हैं उसको हम बिल्कुल कानूनी जवाब दे रहे हैं, और पॉलिटिकली हमारा कोई लेना देना नहीं है जो इन्वॉल्वमेंट होता है। एक प्रेस रिलीज मेरे पास भी पड़ा हुआ। अब उन्होंने इसमें यह किया होगा, जो मिश्रा जी है, जो ईडी के है बताया जाता है, ऐसा वो कहता है असीम दास, उस मिश्रा जी ने उनको कहा होगा कि तुम एक काम करो, तुम किसी को पकड़वा दो पैसे के साथ और ये कहलवा दो कि ये बघेल का पैसा, बघेल को हम पैसा दे रहे थे, तुम पिक्चर में नहीं हो। वो कैरियर होगा, वो बोल देगा मैंने बघेल को इतने इतने करोड़ रुपए दिए हैं, 508 करोड़ रुपए, जरा ऑथेंटिक लगता है फिगर, 500 राउंड अबाउट ऐसे ही लगता है, 508 बोला तो और ज्यादा अच्छा लगता है, तो 508 का फिगर दे देते हैं, और पूरे चुनाव में वो मामला चुनाव में पकेगा अच्छी तरह से। उसके बाद रफा दफा हो जाएगा मामला। अब ये असीम दास, उनको एक ऐसा पंटर मिला कि जिसको कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने असीम दास के थ्रू ये सब करवा दिया। अब वो असीम दास के अनुसार ये जो बंटी वंटी जो भी है, सोनी वोनी, ये सब अब या तो एम्स्टर्डम गए हैं या ये यूरोप में कहीं छुपे हैं। दूसरी बात, ये पहली बार हुआ कि किसी के मात्र दिए हुए स्टेटमेंट को बगैर कोरैबोरेट किए, बगैर इन्वेस्टिगेट किए प्रेस रिलीज किया गया। वो प्रेस रिलीज इसलिए था कि वो बघेल के खिलाफ था। यदि उसमें अमित शाह के बेटे का नाम होता या मोदी जी के किसी भाई का नाम होता तो मजाल है वो कोई खबर बाहर आती? नहीं आती। ऐसी खबरें दबा के रखी जाती है। तो ये बदनाम करने की एक साजिश थी। मैं आपको बता देता हूं, 508 करोड़ का कोई ट्रेल नहीं लगेगा, आज लिख लीजिए मेरे से आप, और एक केस रफा दफा हो जाएगा। ये सिर्फ उस चुनाव के लिए यूज करने के लिए था। टाइगर, यहाँ पर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन ये मामला पकड़ा गया उसके 4 दिन बाद, यानी 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग थी, वोट पड़ने थे। वोट पड़ने से पहले ईडी जो है एक आदमी को ट्रैप करती है, एक आदमी, दूसरा आदमी उसको पैसा देता है और तीसरा आदमी पकड़ लेता है। ये कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है जैसे लोकल पुलिस जो होती है पैसा लेके किसी दुश्मन के दुश्मन को 2 पुड़िया अफीम में बंद कर देती है, या कोई तमंचा दिखा देती है कि तमंचा बरामद हुआ। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक इतनी बड़ी साजिश है, जैसा कि असीम दास का बयान आया है कि 3 दिन या 4 दिन पहले वोटिंग से अगर एक फेक केस बनाया जाए और उस फेक केस में स्टेटमेंट पे साइन करा लिया जाए, फिर सारी मीडिया को बताया जाए कि 500 करोड़ रुपया दिया जा रहा था, वो हमने पैसा पकड़ लिया है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को इसके अंदर स्टेप इन नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये तो इलेक्शन की साजिश हो गई ना साहब, ये तो इलेक्शन का खेल हो गया साहब। आप किसी का इलेक्शन सैबोटाज कर रहे हैं। दीपक भाई, आप भी डॉग लवर है, आपके घर में भी एक कुत्ता पाल के रखा है आपने जी। वो कुत्ता मुझे काट लेगा यदि मैं आपके घर आया तो, क्योंकि मैं अजनबी हूं। आपके घर के लोगों को वो कुत्ता कभी काटेगा नहीं जी। ये कुत्ते अपने वालों को नहीं काटते। ईसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सभी चेहरे हैं सत्ता पक्ष के। ये मतलब आपका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ईडी से कुछ नहीं कहेगा, ईडी इनकम टैक्स से कुछ नहीं कहेगी, और जो इनकम टैक्स वाला है वो बीजेपी के सांसद क्या नहीं जाएगा, वो जो इलेक्शन उम्मीदवार बीजेपी का लड़ रहा है उस पर हाथ नहीं डालेगा। ये कह रहे हैं इट्स अ टीम इंडिया, इट्स टीम भारत, इट्स अ टीम इंडिया, दैट इज व्हाट टीम इंडिया इज। ये आत्मनिर्भरता है सरकार की। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कई बार इस पे बात, देश का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस तरह से चल रहा है? आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग से 4 दिन पहले फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? क्या लोकतंत्र चल रहा है जहां विरोध के स्वर जेल में डाले जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने पे आपको वहां से सस्पेंड किया जाता है, लोगों के लेटर्स। गवर्नमेंट किसकी है गुजरात में? डबल इंजन की सरकार है, 33 साल 35 साल से बीजेपी की सरकार है, राम राज्य की सरकार है वो।
वो सरकार अडानी को कहती है कि आपने 3,000 करोड़ हमसे एक्स्ट्रा लिए ओवर बिलिंग के लिए, जो विदेश में पैसा भेजा है, इट्स अ क्लियर केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या ये लोकतंत्र है? और दूसरी तरफ सिर्फ आरोप किसी ने लगा दिया, सिर्फ आरोप लगने पे कि 100 करोड़ वसूली के है, 1.5 साल एक गृह मंत्री, एक राज्य का, महाराष्ट्र जैसे राज्य का गृह मंत्री जेल में काटा है अनिल देशमुख ने। और पुलिस कमिश्नर कहता है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैंने तो लोगों की सुनी सुनाई बातों से कहा था। हियर से पे शाहरुख खान का लड़का बोट के बाहर खड़ा था और 28 दिन उस बच्चे ने जेल में काटे। क्या मानसिक स्थिति हो गई होगी जी। आम आदमी जहां जिसको इंसाफ नहीं मिल सकता, जिसके न्यायपालिका भी दरवाजे बंद करता है, जहां विरोध का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, और आप कहते हो कि आप लोकतंत्र ऐसा चल रहा है क्या? विश्व का लोकतंत्र एक कहने की बात होगी, लोकतंत्र तो कब का समाप्त हो गया। टाइगर एक चीज हम और आप कब तक बात करेंगे? क्या इसकी भी गारंटी है आपको? टाइगर, अब मुझे लगता है बघेल का प्रकरण तो मैं समझ गया हूं कि खेल हुआ, इसमें खेला हुआ है। अब वो तो कोर्ट तय करेगा कि असीम दास का पहला बयान सही था या अब का बयान सही है। वो तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि अगर आप केस फ्रेम कर रहे हैं। दीपक भाई एक मिनट, कोर्ट को कौन मानता है? क्या अनिल देशमुख की जमानत देते समय, संजय राउत की जमानत देते समय कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कहां ईडी का केस बनता है इन पे? जिनको पकड़ना था वो बाहर घूम रहे, तुम किसको पकड़ के लाए? अरे मैं टाइगर दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो खेल होना था वो स्टेटमेंट असली था नकली था। खेल तो 7 तारीख को था जब वोटिंग थी, फिर 17 तारीख की वोटिंग थी। तब तक आपने बदनाम कर दिया, कीचड़ उछाल दिया आपने बघेल पर। उसके बाद देखा जाएगा वो फेक केस है जो भी है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप के ईडी के इतने इतने ताल्लुकात हैं और आप बरसों से ईडी देख रहे हैं, सीबीआई देख रहे हैं। क्या हमारे देश के जो यंग आईपीएस ऑफिसर ईडी में है सबके सब ऐसे हैं, या उनका मन जो है कहीं ना कहीं मचलता है कि उनसे क्या कराया जा रहा है? जो आपके ईडी के अधिकारियों से आपकी बात होती है या जो आपके सूत्रों से बात हो, क्या कहते हैं कि ईडी में आज का माहौल क्या है? ये जो यंग ऑफिसर्स हैं, आईपीएस, आईआरएस, ईडी का माहौल है कि दिमाग का उपयोग मत करो, सिर्फ आदेश लो। आप ज्यादा दिमाग का काम करोगे तो अशोक खेमका हो जाओगे। बहुत आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे ना गुजरात में जिन्होंने सवाल उठाया था, जेल में है ना, या जेल जाओ। मतलब आप कह रहे हैं कि ईडी के जो यंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने नया नया ईडी ज्वाइन किया, उन पर इतना दबाव, इतना प्रेशर है वहां पर? भयावह भयावह भयावह, क्योंकि अपने हाथ से क्या क्या कुकर्म करवाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपके परिचित अधिकारी हैं, आपका फोन उठाते हैं या वो डरते हैं कि नहीं हमें फोन ना करना, हमसे मत मिलो, हम बात नहीं करना चाहते? फोन नहीं, क्या कोई ईडी का ऑफिसर अब बात नहीं करता? नहीं, फोन पे कोई बात नहीं करता। जब बात करनी होती है तो वो कहीं से मैसेज आता है कि आ जाओ उधर कॉफी पीने, कहीं जाते हैं कॉफी में किसी शेड़ी जगह पे, बहुत ही छोटे जगह पे चाय पीने जाता हूं तो वहां पीछे आके कंधे पे हाथ क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रेशर है? भयानक प्रेशर है। आप उसकी बात कर रहे हैं, मंत्री बात करने को तैयार नहीं है, डर लगता है। एमपी एमएलए दूर से भागते हैं क्योंकि आप सरकार को सवाल पूछते हैं। हम तो अनटचेबल हो गए जी सरकार के लिए। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, समय भी हो रहा है। ये जो ईडी है, सीबीआई है, ये तो हमारे देश की एजेंसी, हमारी अपनी एजेंसी है। हमारे आपके और दोस्तों के टैक्स के पैसे से ईडी चलती है, सीबीआई चलती है। तो ये ईडी कोई गुजरात लॉबी का तो खिलौना नहीं है। मेरा ये कहना है कि ईडी का जो आज हाल है, जो हमारी एजेंसी, ईडी हमारी एजेंसी है, सीबीआई हमारी एजेंसी है। ऐसा नहीं है 2014 से पहले कई केस ईडी ने खोले, आज भी कुछ केस खोल रही है कॉर्पोरेट में, ऐसा नहीं है। कुछ लोग वहां भी काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ईडी का जो ये हाल कर दिया है कि आने वाले समय में हमारी देश की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी है, जो काला धन पकड़ती है, जो नंबर 2 का पैसा पकड़ती है, क्या उसकी साख नहीं बचेगी? क्या ये देश के लिए हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं? क्या गुजरात लॉबी जिस तरह से मिसयूज कर रही है ईडी सीबीआई को, इसका असर हमारे जस्टिस सिस्टम पर पड़ेगा आने वाले समय में? कौन सा कारपोरेट वाला ईडी ने पिछले 2014 से लेकर किस कारपोरेट सेक्टर का स्कैंडल खोला है ईडी ने? जो अडानी जी के खिलाफ है, जो अडानी जी के लिए अनकंफर्टेबल है, उन्हीं के खिलाफ ईडी बोलती है कारपोरेट में। जो कारपोरेट सरकार आन पृष्टि करना चाहती है वही ईडी का उपयोग होता है।
क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पेमेंट डिले होता है और स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ा था तो फेमा लग जाता है 9,000 करोड़ का बाइजू पे। परसों की बात है। यूं ही नहीं लगता। जब तक क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहे थे, पैसा बराबर दे रहे थे, तब तक ठीक है। जिस दिन पैसा देने में आनाकानी हो गई, कम ज्यादा हो गया, स्पॉन्सरशिप बहुत हेवी पड़ रही है कंपनी को, उस दिन फेमा लग गया नहीं तुरंत, टाइगर, रातों रात। मेरा सवाल था लॉन्ग टर्म ईडी और सीबीआई पर इसका क्या असर पड़ेगा? भयानक असर पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात, मैं अभी इस बात से मैं आश्वस्त हूं, जो मैं लोगों से बात करता हूं, मैं लगातार अधिकारियों से भी बात करता हूं, अंदर से लोग बहुत परेशान हैं। ये जो लोग हो रहा है, ये करवाया जा रहा है, और वो इसलिए कर रहे हैं कि मजबूरी है। आपकी सरकारी नौकरी है, आपके बच्चे एजुकेशन के ले रहे हैं, आप ट्रांसफर अभी झेल नहीं सकते, माँ बाप का इलाज चल रहा है, इसलिए नीचे मुंडी करके सुन रहे हैं। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, यही ईडी के लोग डोजियर के डोजियर देंगे वर्तमान सरकार जो है इनके खिलाफ, कि साहब इन्होंने हमसे क्या क्या करवाया और कैसा कैसा करवाया। कौन कौन से घपले हुए? बाहर घपले हुए, जी, क्योंकि जिसके जी। जमीर है वो आज दबा हुआ है। गोदी जी। चैनल में ऐसे कई मेरे पत्रकार मित्र है, एंकर है, अच्छे बेचारे, आंसू आंसू पी पी के काम कर रहे हैं। जिस दिन खुला हाथ मिलेगा, फिर भाषा सुनना उनकी, जी, फिर लगेगा पत्रकारिता की दौर वापस आ गए। चलिए टाइगर, आपने आज बड़ी बात कही कि ईडी हो, सीबीआई हो, यहाँ पर जो युवा आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर हैं, आज कहीं ना कहीं वो दबाव में है, प्रेशर में है, अपने परिवार के और तमाम उनके ऊपर प्रेशर, जिसकी वजह से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा तो यही अधिकारी जो है पोल खोल देंगे इस पूरे रिजीम की। और मुझे लगता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये देश का एक हिस्सा है। देश कभी जो है वो मरता नहीं, ना ही एजेंसियां मरेंगी, ये कोई वक्त की बात है टाइगर। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि जिस तरह से वोटिंग से 3 दिन पहले इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया कि एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिए 508 करोड़ रुपए के, और जिसने आरोप लगाए उसने अब चिट्ठी लिख दी है कि मुझसे ये सब तोते की तरह कहलवाया गया था। टाइगर, आप आए, आपने जो खुलासे आज किए, जो आपने अंदर की बातें बताई, मैं आपको सलूट करता हूं कि इस दौर में इस हिम्मत के साथ, इस बुलंदी के साथ बात करना कैमरे पर, अशोक वानखेड़े जिस तरह से बोलता है, इसीलिए आपको लोग टाइगर कहते हैं। यूं ही नहीं, आपका नाम टाइगर है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए।